इतिहास यानी भूतकाल की बात, प्राचीन बात और प्राचीन बात, और जितना पीछे हम जाएं इतिहास का काल उतना ही लंबा हो जाता है। इसको हम पढ़ते क्यों हैं, ये आज का हमारा विषय नहीं है, लेकिन सबको जानकारी के लिए पढ़ते इसलिए हैं कि भूतकाल से हमारा भविष्य बनता है। भूतकाल हमें वह समय और वह दिशा देने में मदद करती है जिसे हम विकास कहते हैं। तो भूत का अध्ययन वर्तमान और भविष्य के लिए अत्यावश्यक है, इसलिए एक पंक्ति में हम इतिहास पढ़ते हैं। अब इतिहास की जानकारी जो पूर्व की है वो हमें कहाँ से मिलती हैं, क्या स्रोत हैं, कहाँ से हम जान पाते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, आदि आदि। वर्तमान परिप्रेक्ष्य यदि बात करें तो हमारे पास बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिससे गत 100 साल की 150 साल की जानकारियाँ मिल जाती हैं। नेट है जो अपार भंडार है, उसके अलावा अन्य बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से हम पूर्व के इतिहास को, गत 100 वर्षों के इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फोटोग्राफी इसमें एक बहुत अहम हिस्सा है, मीडिया एक उसमें बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन यदि और पूर्व की बात करें जो वास्तव में प्रागैतिहासिक काल की हो या प्राचीन भारत की हो, प्राचीन विश्व की हो या मध्यकाल तक की भी हो, तो दिक्कतें सामने खड़ी होती हैं। लेकिन इतिहास तो है और इतिहास बनाना है। इतिहास का लेखन, पूर्व इतिहास का लेखन करना है और ये सुनिश्चित करना है कि जो हम इतिहास लिख रहे हैं, हमारे इतिहासकार, वह सही है। आखिर वो किन किन स्रोतों के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा लिखा गया इतिहास, उनके द्वारा लिखे गए पन्ने, इतिहास के पन्ने सच्चाइयों को, उस काल की सच्चाइयों को सही रूप में प्रदर्शित करते हैं। मूल रूप से प्राचीन काल के इतिहास को, मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए दो तरीके के स्रोत, दो तरीके के सोर्स होते हैं। एक तो है पुरातात्विक, जिसको हम कहते हैं, जिसके और कई विभाग हैं, कई भाग हैं, जिसमें भवन आदि आते हैं, मंदिर, भवन, खंडहर और इस तरह की वास्तु निर्माण की चीज़ें, जिससे हमको भौतिक रूप से दिखाई देता है कि उस समय के लोग क्या बनाते थे, कैसे बनाते थे, और उसकी बनावट, आकार आदि से जान सकते थे कि वे कितने भिज्ञ थे अपने क्षेत्र में, कितने कुशल थे, आदि आदि। लेकिन इसके अलावा पुरातात्विक एविडेंस, पुरातात्विक उदाहरणों के अलावा दूसरा है साहित्य। साहित्य में एक तो होता है धर्म संबंधी साहित्य, जिसमें जो उस समय की तत्कालीन जो धार्मिक विचार थे, धार्मिक धारणाएं थीं, धर्म थे, उसमें जो उनकी पुस्तकों में, उनके ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, उसके आधार पे निष्कर्ष निकालना और इतिहास बनाना, तत्कालीन इतिहास उस क्षेत्र का जहाँ का वह साहित्य है, जहाँ के वे ग्रंथ हैं। तो इन धार्मिक ग्रंथों के अलावा भी कुछ ऐसे अन्य स्रोत हैं जिसके आधार पर हमें तत्कालीन इतिहास की काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी मिल सकती है, और वे हैं विदेशों से आए हुए यात्री और अपने देश के यात्री भी, जिनका शौक था यात्रा करना और यात्रा करने की खुशी का आनंद उठाते हुए यात्रा के विवरणों को एक पुस्तकाकार रूप दे देना। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसे यात्रियों की जो विदेश से भारत आए। कौन थे वे यात्री, क्यों आए और उनका नज़रिया क्या था, किस नज़रिए से, किस एंगल से उन्होंने भारत के विभिन्न विश्वास को, विभिन्न धारणाओं को, विभिन्न परंपराओं को देखा और समझा और क्या निष्कर्ष निकाला। बहुत रोचक है।
तो विदेशियों के यात्रियों के नज़रिए से हम देखेंगे और समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी, ये भी जानने की कोशिश करें। वे क्या समझते थे हमारे समाज को, वे क्या हमारे समाज को दकियानुसी समाज समझते थे, एक आधुनिक विकासशील समाज समझते थे, या एक स्थायी समाज समझते थे। साथ ही क्या वे भारतीयों को शांतिप्रिय मानते थे या हिंसा में विश्वास करने वाला, आदि आदि बहुत से निष्कर्ष उनकी लेखनी से, यात्रा विवरणों से मिल सकते हैं। इन यात्रा विवरणों को अंग्रेजी में ट्रैवल लॉग कहा जाता है, ट्रैवल लॉग, और या हिंदी में यात्रा वृत्तांत, जिसमें वो लगभग रोज यात्री अपने अनुभवों को लेखनी के माध्यम से, कलम के माध्यम से एक पुस्तकाकार रूप देते हैं, और फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट के मूल प्रति के रूप में वह संकलित हो जाती है, और फिर उसके उद्धरण इतिहासकारों को विभिन्न दिशाओं में ले जाते हैं और जानकारियाँ संग्रहित करते हैं। उनके द्वारा दी गई जानकारियाँ जो लिखित रूप में हैं, उसका पुरातात्विक जानकारियों से मिलान करने पर जो निष्कर्ष निकलता है वही सही होगा। क्यों, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब जब ये यात्रियों की बात आती है तो समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी, ये हम जानेंगे, और मूलतः हमारा विशेष जो ध्यान मध्यकाल पर होगा, यानी 10वीं शताब्दी से लेकर लगभग 17वीं शताब्दी तक, यानी मोहम्मद गजनी के आने से लेकर औरंगजेब तक का काल, जिसमें कई वंश आए, इसमें औरंगजेब नहीं, फिर से यार हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच मोहम्मद गजनी के प्रारंभ से लेकर औरंगजेब तक का देश कैसा था, उसकी संरचना कैसी थी, उनके अपने विश्वास क्या थे, उनके अपनी विशेषताएं क्या थीं, आदि आदि। ये इन बातों को जानने के लिए हमें मूलतः 3 लेखकों पर, 3 यात्रा वृत्तांतों पर निर्भर होना है, या 3 यात्रा वृत्तांतों को हमने आधार माना है अपने अध्ययन के लिए, जिसमें पहला है अल बरूनी, जिसका काल लगभग 1024 से लेकर 1030 का है, यानी मोहम्मद गजनी के आसपास। दूसरा है इब्न बतूता, जिसका काल है 1333 से 1343 के आसपास, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। और तीसरा है फ्रांसिस बर्नियर, जिसका काल है 1658 से 1668 के आसपास, जब औरंगजेब का शासन चल रहा था। आप यदि ध्यान से देखेंगे तीनों के काल, तो एक स्पष्ट हो जाएगा कि मध्यकाल का लगभग पूरे 500-600 वर्षों को ये 3 पुस्तकें कवर करती हैं, स्थान देती हैं। और इस प्रकार यदि हम 3 पुस्तकों के दिए हुए बातों का अध्ययन करें तो मोटा मोटा जानकारी हमें उस काल की पूरी मिल जाती है। इसीलिए 3 पुस्तकें मूल रूप से चुनी गई हैं। वैसे तो कई यात्री आए उस दौरान, लेकिन मूलतः इन तीनों के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। विजयनगर में यदि हम बात करें, विजयनगर एम्पायर की, जो मध्य भारत में, दक्षिण मध्य में एक बहुत बड़ा एम्पायर था। कृष्णदेव राय जिसके प्रसिद्ध राजा थे, देवराय जिसके प्रसिद्ध राजा थे, वहाँ पर तो 5-5 विदेशी यात्री आए, जिसमें अब्दुल रज़ाक भी थे, जिसमें उसके अलावा अब्दुल रज़ाक के अलावा विजयनगर में कॉन्टी थे, अब्दुल रज़ाक थे, बारबोसा थे, आदि आदि। लेकिन और इन लोगों ने तत्कालीन विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है, लेकिन हम विजयनगर के बारे में केवल न जाने, इसलिए हमने इसको आज के इस विषय से अलग रखा है। इन पुस्तकों में मूल रूप से जो अल बरूनी, इब्न बतूता या बर्नियर की पुस्तक है, ये यात्रा वृत्तांत है। मूल रूप से इसमें यात्रा का वर्णन है, कहाँ से आए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, और आखिर उन्होंने लिखा क्यों ये यात्रा वृत्तांत, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। पहली बात, स्वांतः सुखाय, अपने स्वयं की खुशी के लिए उन्होंने
ये यात्रा वृत्तांत लिखे स्वांतः सुखा। खुद खुश होते थे जब वो बाद में पढ़ते थे अपने यात्रा वृत्तांतों को, खुद उनको खुशी मिलेगी इसलिए लिख रहा हूँ। और दूसरा कारण था कि उनका सोचना था कि हमारे यात्रा वृत्तांतों को यदि हमारी जगह के लोग पढ़ें या अन्य लोग पढ़ें तो उससे फ़ायदा होगा, उससे उनको जानकारियाँ मिलेंगी और भौगोलिक जानकारियाँ, तत्कालीन परंपराएं आदि, जिससे लोगों को इस क्षेत्र की समझ बढ़ेगी, बेहतर होगी। और शायद इन दो देशों के बीच के तारतम्य में विकास होगा। उदाहरण के लिए मार्को पोलो जब इस दिशा में आया और मार्को पोलो ने जब यात्रा वृत्तांत लिखा एशिया का, उस यात्रा वृत्तांत का परिणाम ये था कि पश्चिमी जगत ने उसके यात्रा वर्णनों को पढ़कर पहली बार यहाँ की जो संपदा है, यहाँ का जो गौरव है उसके बारे में जाना। और उसी के बाद मार्को पोलो के आने के बाद ही पश्चिम और पूर्व एक दूसरे के निकट आए। नहीं तो काफ़ी समय तक तो यही माना जाता था कि पश्चिम एक है और पूर्व एक है। ईस्ट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट एंड नेवर द टू शैल मीट, और ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन शायद ये मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत ही था जिसने पश्चिमी जगत को पूर्वी जगत के निकट लाया, और फिर आज तो दुनिया एक ग्लोब है, एक गांव के रूप में, एक बहुत छोटे ग्लोब के रूप में विकसित हो चुकी है। यात्रा वृत्तांत की जानकारी जानने के बाद इन्होंने लिखा किसके लिए ये भी बताया गया। और यदि यात्रा वृत्तांतों की बात करें तो उसमें सबसे अच्छे जो रचयिता रहे हैं हमारे भारत में, उनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन एक बहुत बड़े साहित्यकार, विद्वान भारत के थे। लगभग 36 देशों की उन्होंने यात्राएं की, 120 पुस्तकें लिखी, और अधिकतर पुस्तकें यात्रा के वर्णन ही थे। यात्रा वृत्तांत यानी अपनी यात्राओं का वर्णन करना। उनको उसमें बहुत आनंद आता था और उनका कहना होता था, इससे मुझे स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और इसीलिए मैं ये वृत्तांत लिखता हूँ ताकि दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिले, यात्रा की प्रेरणा मिले। और उनका कहना था यात्रा को एक धर्म के रूप में देखा जाए। तो इस प्रकार राहुल सांस्कृत्यायन के इन विचारों से सहमत होते हुए अब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे कि आखिर ये क्या है, ये इन लोगों का विवरण क्या है। इसमें मुझे एक जो राहुल सांस्कृत्यायन ने जो पुस्तकें लिखी उसमें 2 पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध हुई। एक तो घुमक्कड़ शास्त्री और दूसरा घुमक्कड़ स्वामी। जाने उसमें केवल घुमक्कड़ी का उनका विचार था कि व्यक्ति को घुमक्कड़ होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत प्रेरित किया, और शायद यही प्रेरणा उन पूर्व लोगों को थी जिनका नाम हमने लिया है, चाहे वो इब्न बतूता, अल बरूनी या बर्नियर आदि हों। सैर कर दुनिया की कातिर, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो इस प्रकार घूमना एक बहुत अहम पैशन माना गया, और उसी पैशन को लेकर ये पूर्व के यात्रियों ने संभवतः भारत की ओर मुखातिब हुए और भारत घूमा और उसका विवरण लिखा। हम किनकी किताबें पढ़कर इतिहास जानने जा रहे हैं मध्यकाल का, ये हमने जाना। हमने ये भी जाना कि आखिर ये इतिहास, ये जो यात्री वृत्तांत जिन्होंने लिखा है उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। लेकिन ये सब जानने के साथ हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या था, ये कहाँ से आए, क्यों आए, और कैसे इनका ताल्लुक भारत से पड़ा, तत्कालीन हिंदुस्तान से पड़ा। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वह उनकी लेखनी में निश्चित रूप से परिलक्षित तो होगा ही। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इन सब के आने के उद्देश्य अलग अलग थे। कोई किसी काम से आया था, कोई किसी अन्य कारण से आया था। उदाहरण के लिए यदि हम निकितिन जो एक बहुत प्रसिद्ध जिसने विवरण लिखा है, वो एक घोड़े का व्यापारी था और इस तरह व्यापार से उसका ताल्लुकात था। तो निश्चित रूप से वह व्यापारिक क्षेत्रों में जाता रहा होगा, ज़्यादा घोड़ों और जानवरों से संबंधित उसके विवरण ज़्यादा आधिकारिक होंगे।
निकितिन के बाद बर्नियर जिसने औरंगजेब के काल में लिखा है, वो बर्नियर चिकित्सक था, तो उसका बैकग्राउंड एक चिकित्सक होने के नाते उसकी लेखनी में वो परिलक्षित होता है। निकितिन, बर्नियर, उसके बाद अल बरूनी तो एक बहुत विद्वान आदमी था, जिसकी पुस्तक के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत विद्वान था, और इसकी विद्वत्ता कितनी थी इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पर आप इतना जान लें कि वो कई भाषाओं का और विभिन्न तरह के कई विषयों का ज्ञाता था। तो एक विद्वान की कलम एक अलग तरीके से चलती है, उनके विचारों का जो वो होता है, जो विचारों का प्रवाह, वो भी एक अलग तरीके का होता है। ट्रेवर्नियर वो एक जौहरी था, तो ट्रेवर्नियर जौहरी का, उसको जो जौहरी होने के नाते उसने गोलकुंडा, जो जहाँ पे बहुत सारे ज्वेल्स मिलते थे, उसकी कई बार यात्रा की। तो निश्चित रूप से उसका जो दायरा था वो वहीं तक का था। तो इस प्रकार इनके बैकग्राउंड, इनके जो पृष्ठभूमि जो है वो भी बहुत महत्व की है और आवश्यक है। अब्दुल रज़ाक वो स्वयं एक राजदूत था, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है विजयनगर एम्पायर में। और यदि कोई व्यक्ति राजदूत हो किसी राजा के दरबार में, तो उससे कतई अपेक्षा नहीं है कि वह राजा या उस समय के शासन के बारे में कुछ आलोचना लिखेगा। तो उसकी लेखनी में विजयनगर एम्पायर, विजयनगर दरबार, विजयनगर साम्राज्य के बारे में खूब बखान, गुणगान और विस्तृत रूप से उसका एक बड़ा अच्छा चित्रण मिलता है। ये सब महत्वपूर्ण तो हैं जानकारियाँ, किसने लिखा, क्यों लिखा, उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। इन लोगों के द्वारा लिखी गई बातों को यथावत स्वीकार करने के पहले अनुभव तो ये कहता है कि इनके द्वारा जो लिखी गई बातें हैं उसको पुरातात्विक एविडेंस से, साक्ष्यों से और तत्कालीन साहित्यिक साक्ष्यों के साथ उसका मिलान किया जाए, और उस मिलान के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वह इतिहास का हिस्सा बनता है। अन्यथा इनके द्वारा लिखी गई चीज़ें प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। तो इस प्रकार हमें सजगता की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इनका अपना खुद की पृष्ठभूमि उनकी लेखनी में परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए एक मेगास्थनीज, ये नाम आपने सुना होगा। मेगास्थनीज मौर्य काल का यात्री था, और उसने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है इंडिका, वह बड़ी प्रसिद्ध है तत्कालीन इतिहास को जानने के लिए। उसने अपने उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि तत्कालीन भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी। अर्थात क्या हुआ कि वह उसके यहाँ दास प्रथा थी, यूनान में जहाँ से वो आता था वहाँ दास प्रथा थी, ये एक बात स्पष्ट हो गई इतिहास की उसकी पुस्तक से। लेकिन जब उसने लिखा है कि उस कालीन में भारत में दास प्रथा नहीं थी, तो यह बात एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है, क्योंकि कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, इसमें तो दासों के वर्ग का वर्णन हुआ है। जहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने 7 दासों का वर्णन किया, 5 दासों के कैटेगरी बताई है, ऐसे ही मनुस्मृति में तो 7 कैटेगरीज बताई गई हैं। तो इस प्रकार संभवतः मेगास्थनीज द्वारा भारत में दास प्रथा न होने का कारण यह हो सकता है कि भारत में दासों की व्यवस्था उतनी शोचनीय नहीं थी। वे उतनी ही इज्जत से रखे जाते थे, सम्मान से रखे जाते थे, और उनके साथ एक सामान्य व्यक्ति जैसा संभवतः व्यवहार होता था। इसलिए शायद मेगास्थनीज इस बात को नहीं समझ पाया कि ये लोग दास हैं या एक मुख्य समाज का अंग हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि उनके देश में दास लोगों की स्थिति भारत से बदतर थी। तो इस प्रकार यह बताने की कोशिश है यहाँ कि किस प्रकार इनकी लेखनी को स्वीकार करने के पूर्व हमें सजग होना जरूरी है, और उनका अन्य जो हमारे पास उपलब्ध हैं जानकारियाँ, उससे मिलान करने के बाद फिर स्वीकार करने की आवश्यकता है।